हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम लोग बेटा इस चैप्टर को करेंगे खत्म, जिस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हाँ, थोड़ा लेक्चर डिले हो गया, थोड़ा नहीं यार, काफी लेक्चर डिले हो गया हमारा। इसका रीजन क्या था, थोड़ी तबीयत खराब थी, फिर टाइम नहीं था, तो इस चक्कर में थोड़ा सा हमारा लेक्चर डिले हो गया। मगर आज हम लोग इस चैप्टर को बेटा फिनिश कर देंगे, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि आज का जो लेक्चर होगा ना, उसमें बहुत ही छोटे 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 टॉपिक्स है, तो हम लोग इनको एक ही बार में खत्म कर देंगे आज। क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग रेडी हो? अगर आप लोग रेडी हो तो पेन और पेपर अपना उठा लीजिए या कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि मैं अपना अस्त्र शस्त्र उठा चुका हूं। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा गोल रहेगा, जिसे मैं बोलूं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, बट हम फिर भी आपको बताऊंगा कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड वेसल्स के बारे में, छोटी मोटी बातें बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक नई टाइप की सर्कुलेशन बताऊंगा जिसे बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन के बाद जब मैं आपको बता चुका हूंगा कि कैसे पूरा ब्लड जाता है अंदर, है ना, कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, तो एक और मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के फ्लूइड जो होते हैं हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। एक होता है बेटा ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। तो अब मैं आपको बताऊंगा उसके बाद कि व्हाट इज लिम्फ और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ईसीजी के बारे में, और लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिसऑर्डर्स, और यहां पे हम लोग अपना लेक्चर खत्म कर देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? लेट्स स्टार्ट डबल सर्कुलेशन। लेट्स स्टार्ट डबल सर्कुलेशन। बहुत मजा आएगा भाई सुनना, बहुत मजा आएगा सुनना। इधर देखो भैया, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। सर डबल सर्कुलेशन क्या होता है हमका भी बता दो। हाँ, डबल सर्कुलेशन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, डबल मतलब दो, मतलब ब्लड क्या होता है बेटा, दो बार सर्कुलेट होता है। दो बार क्या होता है? सर्कुलेट होता है। कहां से? हमारे हार्ट से। मतलब हमारा हार्ट ब्लड को दो बार पंप करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। अब होता कैसे देखो, आपको पता है हमारे हार्ट के 4 चैम्बर है। हमारे हार्ट के कितने चैम्बर है भैया? 4 चैम्बर है। ठीक है ना, तो आपको 4 चैम्बर में इजीली यहां पे बना के दिखा दे रहा हूं। अब ये नामकरण आप खुद देख लो, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। बात क्लियर है? तो इसके अब देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी वेस्ट वाला ब्लड, यानी गंदा ब्लड, यानी गंदा खून, वो सारा का सारा बेटा वेना कैवा के थ्रू इस राइट एट्रियम में आके भर जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो बेटा राइट एट्रियम में सबसे पहले आता है। ये राइट एट्रियम से फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, फिर ये राइट वेंट्रिकल से बेटा ये जाता है हमारा ब्लड, कहां जाता है? ये जाता है हमारा लंग्स के पास। कहां जाता है? लंग्स के पास। लंग्स के अंदर क्या होता है? इसकी साफ सफाई होती है, यानी लंग्स के पास ये जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू ये कौन सी आर्टरी है बेटा? ये है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल के अंदर गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां से गया लंग्स के पास, और लंग्स के बाद ये ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड और आता है किसके अंदर? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है अंदर हमारा लेफ्ट एट्रियम में। अरे बात क्लियर है ना? इसका क्या नाम है बेटा? इसका नाम है पल्मोनरी वेन। सब पढ़ा चुका हूं, सब कुछ पढ़ा चुका हूं। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये जाता है बेटा हमारे थ्रू आउटा। ये क्या होती है? आउटा। आउटा के थ्रू, फिर आउटा से बहुत सारी आर्टरीज निकलती है, और वो आर्टरीज जाती है हमारी बॉडी पार्ट्स के पास। किसके पास जाती है? बॉडी पार्ट्स के पास। अब ये बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? ये बॉडी पार्ट्स जो ये आर्टरीज के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, उसके अंदर से ऑक्सीजन लेते हैं, और बॉडी पार्ट्स उसको यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है फिर से किसके अंदर? वेन्स के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है? वेन के अंदर जाता है, और वो सारी की सारी वेन्स अगेन उसको किस में डाल देती है बेटा? ये देख लो, ये बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन यूज कर लिया और रिलीज किया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है हमारा किसके पास? वेन्स के पास। अब ये बहुत सारी वेन्स मिलके इस सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल देती है किसके अंदर? डाल देती है
वेना कावा के अंदर। और आपको पता है अगेन वेना कावा कहां चला जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, और ऐसे ये सर्कुलेशन होता रहता है। तो आप लोग देखो यहां पे ब्लड, हार्ट ने ब्लड को 2 बार पंप किया। एक बार जब पंप किया तो वो हार्ट से बाहर जाके लंग्स में गया, और दूसरी बार जब पंप किया तो वो हार्ट से निकल के बॉडी पार्ट्स में गया। तो जब हार्ट पंप करता है और जब लंग्स के पास जाता है, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पर्मो वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर दी लंग्स, तो ये हो गया बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन। और उसके बाद जब आउटा के थ्रू जब ये बॉडी पार्ट्स में जाता है, हमारे पूरे सिस्टम में फैल जाता है, इसको बोलते हैं बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो 2 तरीके की सर्कुलेशन आपको दिख रही है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये दोनों सर्कुलेशन को ही मिला के बेटा कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मैं आपको यहां पे अच्छे से बताऊं तो सर पल्मोनरी सर्कुलेशन का आप मुझे पाथवे बता दो। तो पाथवे सुन लो बेटा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या पाथवे है कि भैया राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और ये पहुंचेगा बेटा लंग्स के पास। लंग्स के बाद ये क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। देखो भैया ये डीऑक्सीजनेटेड था, अब लंग्स के बाद जाने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और उसके बाद देखा जाए तो ये आ जाएगा बेटा लेफ्ट एट्रियम में। इतना ही पाथवे है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन का। दिस इज द पाथवे ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। और अगर मैं आपको बताऊं कि सिस्टमिक सर्कुलेशन का क्या पाथवे है, तो आप ये भी जान लो। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, और ये बेटा जाता है थ्रू आउटा के थ्रू, ये जाता है हमारा बॉडी पार्ट्स के पास। कहां जाता है, बॉडी पार्ट्स के पास, और उसके बाद वहां से ये उसको ऑक्सीजन देता है, और बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट चीजें ले लेता है। बात समझ में आ रही है? और ये वापसी आ जाता है बेटा राइट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर आ जाता है, राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है। तो दिस इज द पाथवे ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। और यहां पे बेटा हमारा डबल सर्कुलेशन हो गया खत्म। बोलो स्वाहा। क्या कहा था मैंने आप लोगों को, आज के टॉपिक्स बहुत इजी पीजी रहेंगे। तो हमारा डबल सर्कुलेशन बेटा खत्म। अरे डबल सर्कुलेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा ब्लड वेसल्स के बारे में। किसके बारे में बताना जा रहा हूं, ब्लड वेसल्स के बारे में। लेट्स स्टडी अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा। सुनो बेटा मेरी बात सुन लो, और इसी में ही मैं आपको पोर्टल सिस्टम भी खत्म करवा दूंगा। एक नॉर्मल सर्कुलेशन की बात करूं तो देखो बेटा होता क्या है, नॉर्मल सर्कुलेशन की बात करूं तो सबसे पहले होती है हमारी आर्टरी। क्या होती है, आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, अपने छोटे पार्ट्स में टूटती है, जिन्हें बोलते हैं बेटा आर्टेरियोल्स। क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आर्टरी बट जाती है आगे और पतली में, जिसे बोलते हैं आर्टेरियोल्स। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? आर्टेरियोल्स के बाद बेटा ये और आर्टेरियोल्स और पतली टूट जाती है, जिन्हें बोलते हैं बेटा कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। अब मेरी बात समझना, इन सब में से सबसे पतली होती है कैपिलरीज। अरे मेरी बात समझ में, सबसे पतली होती है कैपिलरीज। अभी इनकी लेयर्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी एक नॉर्मल सर्कुलेशन समझ लो भाई। सबसे पहले होता है आर्टरी, आर्टरी के बाद वो टूटती है किसमें, छोटे में, जिसे बोलते हैं आर्टेरियोल्स, और आर्टेरियोल्स के बाद और छोटे में टूटती है, जिसे बोलते हैं कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज सबसे पतली होती है, और इन कैपिलरीज के अंदर बेटा होते हैं पोर्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं। इस पोर्स की वजह से यहां से सामान, ब्लड हमारा बाहर भी जा सकता है, ब्लड के अंदर का सामान बाहर जा सकता है, और यहां से किसी भी बॉडी पार्ट से ब्लड का सामान अंदर भी आ सकता है। तो एक्सचेंज जो होता है हमारा ब्लड वेसल का, है ना, ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड होता है भाई, ब्लड के अंदर का एक्सचेंज जो होगा हमारे टिश्यूज से या ऑर्गन्स के। अरे मेरी बात से मैं कि नहीं, मान लो मेरे ब्लड को कुछ सामान देना है टिश्यू को या ऑर्गन को, तो वो किसके थ्रू होगा बेटा, कैपिलरीज के थ्रू होगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे, एक तो बहुत पतली है, दूसरे इनके में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन पोर्स के चक्कर में एक्सचेंज होना बहुत इजी हो जाता है। अरे मेरी बात से मैं कि नहीं, अब एक्सचेंज होने के बाद ये कैपिलरीज खुलती है बेटा, ये कैपिलरीज खुलती है बेटा वेन्यूल्स के अंदर। किसके अंदर, वेन्यूल्स के अंदर। ठीक है, अब वेन्यूल्स के अंदर होने के बाद
ये वेन्योल्स, बहुत सारी छोटी 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 वेन्योल्स होती है। वेन्योल्स के बाद ये बहुत सारी छोटी छोटी मिलके एक बड़ी बन जाती है, जिसे बोलते हैं वेन, है ना। और वेन के बाद लास्ट आता है बेटा वेना कावा। क्या आ जाता है? वेना कावा। और ये वेना कावा जो होता है, जितना भी डीऑक्सीनेटेड चीजें होती है या वेस्ट वाला ब्लड होता है, वो वापसी ले जाता है कहां पे? हार्ट के पास, यानी राइट एट्रियम के पास। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज द नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। ऐसे हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। लेकिन सर अभी तक तो हमें चीजें पता ही नहीं है कि आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है, ये हमें तो पता ही नहीं है। अगर आर्टरी से भी पहले आपको पता है आर्टरी से पहले भी क्या होगा? यहाँ पे आउटा होगा। आउटा से बहुत सारी आर्टरीज निकलती है, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल सर्कुलेशन होता है। देखो भैया, क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कमाल की बात यह है, एनसीईआरटी ने सिर्फ यहां पे आर्टरी के बारे में बता रखा है, वेन्स के बारे में बता रखा है और कैपिलरीज के बारे में बता रखा है। तो हम लोग भी अभी आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि उसके बाद वाला पार्ट हम लोग जानेंगे आर्ट्रियोल्स और वेन्योल्स क्या होता है। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या अब मैं आपको आर्टरी और वेन्स के बारे में बता दूं? क्या मैं आपको आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में बता दूं? चलो भाई, लेट्स स्टार्ट आर्टरीज, वेन्स के बारे में जानते हैं और थोड़ा थोड़ा कैपिलरीज के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग रेडी हो? लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द फंक्शन। अरे आर्टरी, वेन कहां गए भैया? ओहो, अरे ये रही, मैं वही सोचूं। तो भाई सीधी बात है, अब आपको पता है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को बाल को, कि मैंने यहां से लेके काफी हद तक यहां तक कुछ करा दिया है, ठीक है ना, पढ़ा दिया डबल सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट दी लेट्स स्टार्ट दी स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के बारे में जानते हैं। अब देखो भैया, जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है वो ऐसी नहीं कि कहीं भी फ्लो कर रहा है, उसका एक फिक्स रूट है ना। और वो फिक्स रूट तय कौन करता है? हमारी ब्लड वेसल। कौन तय करता है बेटा? हमारा ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल में मैंने आपको बताया, आपको मेनली क्या पढ़ना है? आर्टरीज एंड वेन, और इसके अलावा छोटा मोटा कैपिलरीज के बारे में भी जानना है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? लेट्स स्टार्ट ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। अब देखो, आर्टरी हो चाहे वेन हो, अरे आर्टरी हो चाहे वेन हो, वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है। 3 लेयर से मिलके बनी होती है। मैं अगर आपको यहां पे डायग्राम दिखाऊं तो ये देखो, ये देखो, यहां मैं बेटा आर्टरी का डायग्राम बना रहा हूं और यहां मैं बनाऊंगा बेटा वेन का डायग्राम। इधर देखो, आर्टरीज की बात करूं तो आर्टरी की बात करूं तो ये बेटा देखो, ये होगी एक आर्टरी, ठीक है, और ये होगी देख बेटा एक वेन। अब देख फर्क क्या है बता दे रहा हूं, फर्क क्या है बता दे रहा हूं, ठीक है ना। आर्टरी की बात करूं चाहे वेन की बात करूं, इधर बेटा 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है, सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है, उसे बोलते हैं बेटा ट्यूनिका इंटेमा। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटेमा। जिसको जो अगर मैं बताऊं तो वो किसकी बनी हुई है बेटा? स्क्वैमस एंडोथेलियम की। किसकी बनी हुई है? स्क्वैमस एंडोथेलियम की बनी हुई है, याद रखना। अरे सबसे अंदर वाली बेटा, सबसे अंदर वाली होती है स्क्वैमस एंडोथेलियम, ट्यूनिका इंटेमा। बेटा ये देख, ये सबसे अंदर वाली लेयर है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है जिसे बोलते हैं ट्यूनिका इंटेमा। ट्यूनिका इंटेमा। एक काम करता हूं बेटा, इसको ना उधर ही बना देता हूं। एक सेकंड रुकना, इधर ही बनाता हूं बेटा ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना आए। उधर जगह कम पड़ रही है भाई, उधर जगह कम पड़ रही है। तो आर्टरी की बात करूं, आर्टरी की बात करूं, अच्छा एक बात बताओ, अब आर्टरी हो चाहे वेन है, आर्टरी हो चाहे वेन होगा तो ब्लड वेसल ही होगा, तो ब्लड वेसल ही। ब्लड वेसल मतलब एक पाइप जैसा, एक कैसा? पाइप जैसा। और पाइप में क्या करना है? अगर पाइप में पानी को फ्लो करना है तो अंदर खाली होना चाहिए, अंदर ल्यूमेन होना चाहिए। अंदर क्या होना चाहिए बेटा? ल्यूमेन होना चाहिए। सेम चीज आर्टरी या वेन हो, उसके अंदर फ्लो क्या करना है? ब्लड। तो उसके अंदर भी क्या बेटा? खाली जगह, ल्यूमेन होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, वहां से ब्लड हमारा फ्लो कर सके। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए थी। अब इधर देखो बेटा, अगर आर्टरी की बात करूं तो देख बेटा, ये मेरी एक आर्टरी है, ये मेरी क्या है? एक आर्टरी है, ठीक है ना। अब इसकी बात करूं तो यहां पे 3 लेयर होती है, याद रख ले बेटा, 3 लेयर होती है, 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली होती है ट्यूनिका इंटेमा, ट्यूनिका इंटेमा सबसे अंदर वाली है, ये सबसे अंदर वाली, ये बेटा इनर वाली, ठीक है। उसके बाद बताऊं बेटा, अगली होती है ट्यूनिका मीडिया। नाम से समझ लो, मीडिया। मीडिया मतलब क्या होगी? ये मिडल पे प्रेजेंट होगी। और लास्ट समझ लो बेटा ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना,
है ना, ये एक्सटर्नल नाम से पता लग रहा होगा, ये एक्सटर्नल यानी आउटसाइड, आउटसाइड सबसे बाहर वाली होगी। तो बेटा ये देख, ये होगी आपकी क्या, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है ना। फिर आ जाओ बेटा बीच वाली, बीच वाली ये देख, ओहो इधर देख भाई, ये हो गई बेटा आपकी बीच वाली, ये होगी आपकी बीच वाली, इसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर वाली होगी बेटा ट्यूनिका इंटेमा, ट्यूनिका इंटेमा। सेम चीज बेटा देख यहां पे भी होगा, ऐसे यहां पे भी होगा, ये देख, ये देख यहां पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। ये होगी आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, और लास्ट में होगी आपकी ट्यूनिका इंटेमा, ठीक है ना। और ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसे बोलते हैं बेटा ल्यूमन। ये क्या है, ल्यूमन। यहीं से हमारा ब्लड क्या करेगा बेटा, फ्लो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम चीज वेन्स में भी आपको यही तीन देखने को मिलेगा, ट्यूनिका इंटेमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ट्यूनिका इंटेमा की अगर बात करूं, अगर ट्यूनिका इंटेमा की अगर बात करूं, तो ये बेटा मैंने आपको बताया किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एंडोथीलियम की, स्क्वैमस एंडोथीलियम की बनी होती है, स्क्वैमस एंडोथीलियम की बनी होती है। ट्यूनिका मीडिया की बात करूं तो बेटा ये मीडिया वाली मस्कुलर होती है, मस्कुलर, मस्कुलर होगा, साथ में इसके अंदर बेटा इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर प्लस इलास्टिक फाइबर्स। अगर आप एनसीईआरटी रीड करो तो आपको सब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, मैं आपको यहां पे रीड करके बताता हूं, देख लो बेटा। ट्यूनिका इंटेमा मैंने आपको बताया स्क्वैमस एंडोथीलियम की बनी हुई है, मिडिल लेयर स्मूथ मसल की बनी हुई है, साथ में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और लास्ट में जो एक्सटर्नल वाली होती है वो बेटा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस भी कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स, विद कोलेजन फाइबर्स, इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या मेरी बात क्लियर है सर? जो स्मूथ मसल वाली है, अब जो पढ़ाने वाला हूं वो मैं उसके लिए मुझे वापस वहीं जाना पड़ेगा। अब इधर देखो भैया, जो मैंने आपको अभी बताया, ये बताया मैंने आपको आर्टरीज के बारे में। अब आर्टरी के अंदर क्या होता है ना, ये ट्यूनिका मीडिया थोड़ा सा थिक होता है, ये मस्कुलर वाला पार्ट थोड़ा सा क्या होता है, थिक होता है, जिसकी वजह से इसका जो ल्यूमन होता है, इसका जो ल्यूमन होता है बेटा वो छोटा हो जाता है ना, ऐसे छोटा शॉर्ट रहता है इतना सा। तो आर्टरीज के अंदर क्या होता है बेटा, ल्यूमन थोड़ा सा छोटा रहता है, लेकिन वेन्स के अंदर यही ट्यूनिका मीडिया क्या रहती है, थोड़ी सी पतली रहती है। तो अगर मैं आपको वेन का डायग्राम बना के दिखाऊं, वेन का डायग्राम अगर मैं आपको समझाऊं यहां पे, तो देख बेटा, तो ये रही एक वेन, ठीक है, दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, ये होगी देख बेटा ट्यूनिका इंटेमा, ठीक है। सेम चीज यहां पे देख बेटा, ये होगी आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना और ये होगी आपकी ट्यूनिका इंटेमा, ठीक है। और तो ये देख, ये देख, ये होगी आपकी ट्यूनिका मीडिया, ये क्या होगी आपकी बीच वाली, क्या होगी ट्यूनिका मीडिया, जो आपकी किसकी बनी हुई है, मस्कुलर स्मूथ मसल की बनी हुई है, साथ में इलास्टिक फाइबर्स भी है, साथ में क्या होंगे इसके अंदर, इलास्टिक फाइबर्स। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वेन्स के अंदर ये जो ट्यूनिका मीडिया प्रेजेंट होती है, अरे वेन्स के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया प्रेजेंट होती है, ये बेटा थिन होती है, ये क्या होती है, थिन होती है, जिसकी वजह से इसका जो ल्यूमन होता है वो बड़ा हो जाता है। ल्यूमन क्या होता है बेटा, बड़ा हो जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो थिन थिक की मतलब समझ में आ गई। अरे थिकर ट्यूनिका मीडिया आर्टरी में होती है और थिनर वाली आपकी वेन में होती है। अब मेरी बात समझना, अब अगर आर्टरीज के अंदर ये ट्यूनिका मीडिया मोटी है तो ल्यूमन छोटा है, ल्यूमन पतला है। अरे मेरी बात में, ल्यूमन अगर पतला है तो ब्लड इसके अंदर तेजी से दौड़ेगा कि धीरे दौड़ेगा? ऑफ कोर्स सी बात है, अरे तेजी से दौड़ेगा। और अगर ये तेजी से दौड़ेगा, है ना, तो इस तेजी से ब्लड को दौड़ने के जब ये दौड़ेगा तो पीछे बैक फ्लो होना थोड़ा मुश्किल है। अरे बैक फ्लो होना ब्लड का मुश्किल है क्योंकि ल्यूमन बहुत छोटा है, किसके अंदर, आर्टरी के अंदर। अरे आर्टरी के अंदर ल्यूमन छोटा है, क्यों? क्योंकि ट्यूनिका मीडिया थिक है, ट्यूनिका मीडिया थिक है, इसलिए ल्यूमन छोटा है। ल्यूमन छोटा है तो ब्लड बहुत तेजी से घुस जाएगा आर्टरीज के अंदर, और अगर बहुत तेजी से जाएगा तो बैक फ्लो होने के चांसेस कम होते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं वेन्स के अंदर, तो ट्यूनिका मीडिया है थिन, तो ल्यूमन है ज्यादा, ल्यूमन क्या बड़ा। अगर ल्यूमन बड़ा है तो यहां से ब्लड तेज जाएगा कि स्लो जाएगा? भैया स्लो जाएगा। और अगर स्लो जाएगा तो चांसेस है बेटा कि ब्लड बैक फ्लो कर जाए। क्या कर जाए? बैक फ्लो कर जाए। इसलिए वेन्स के अंदर भगवान ने वॉल्स दे दी। क्या दे दी बेटा?
वॉल्स दे दी, तो वी से वेन, वी से वॉल्स, तो वॉल्स जो होती है वो बेटा प्रेजेंट होती है किसके अंदर, वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स, आर्टरीज में ये नहीं होती। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे क्या मेरी बात क्लियर है? तो आर्टरीज और वेन के बीच में आप लोग डिफरेंस लिख के आओगे, यह आपका होमवर्क है, यह आपका क्या है, होमवर्क है। हल्का सा आर्टरी और वेन के बीच का डिफरेंस बता देता हूं, सुन लो बेटा, सुन लो। आर्टरीज की बात करूं तो आर्टरी वो होती है, आर्टरी वो होती है जो ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट ले जाए। अरे आर्टरी वो होती है जो ब्लड को अवे, ब्लड को, सॉरी, हाँ, ब्लड जो आर्टरी वो होती है जो ब्लड को कहां ले जाए, अवे फ्रॉम दी हार्ट। अरे अवे फ्रॉम दी हार्ट ले जाए, उन्हें बोलते हैं बेटा आर्टरी। या मैं बोलूं और, या फिर टूवर्ड्स दी ऑर्गन, या जिस ऑर्गन के पास जाना हो वहां लेके जाए, टूवर्ड्स दी ऑर्गन, उसे कहते हैं बालको आर्टरी। क्या बोलते हैं, आर्टरी, ठीक है ना। इसके अलावा वेन किसको कहते हैं, वेन वो होती है जो ब्लड को बेटा टूवर्ड्स दी हार्ट लाए। अरे टूवर्ड्स दी हार्ट लाए, उन्हें बोलते हैं बेटा वेन बोल देते हैं। अब आर्टरीज के अंदर मेनली पाया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है एक्सेप्ट कौन सी आर्टरी, मैं आपको बता चुका हूं, एक्सेप्ट बेटा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में है आर्टरी लेकिन वो कैरी करती है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि उसको फिर उसको आर्टरी क्यों बोल रहे हो, वेन क्यों नहीं बोल दे रहे, मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो वो जो वेसल है वो हार्ट से दूर लेके जा रही है। अरे हार्ट से क्या लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है, किसको, ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रही है, कौन, पल्मोनरी आर्टरी, इसलिए उसको आर्टरी बोल दे रहे हैं बेटा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली वेन्स में होता है एक्सेप्ट बेटा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया यार। इसके अलावा आपकी जो वेन्स होती है बेटा वो आपको सुपरफिशियली दिख जाती है, सुपरफिशियली दिख जाती है आपको, ये जो ऊपर जितनी भी दिख रही है ये वेन होती है, ठीक है। और जो डीपली सिचुएटेड होती है, डीपली, अरे डीपली सिचुएटेड कौन होती है, हमारी आर्टरीज होती है। आर्टरीज हमारी डीपली, आपको इधर दिखेगी नहीं, अंदर की तरफ महसूस होगी, अंदर की तरफ है बेटा, अंदर, आपको बाहर सुपरफिशियली नहीं दिखती। क्या मेरी बात क्लियर हो रही, क्या मेरी बात क्लियर हो रही? आर्टरी और वेन में कौन थिक कौन थिन, ये आपको अब पता होना चाहिए। थिक कौन है, आर्टरीज होती है बेटा थिक। क्यों, क्योंकि इनकी जो मिडल लेयर है, जो मस्कुलर लेयर है वो बेटा थिक होती है ना। और वेन जो होती है बेटा हमारी वो होती है बेटा थिन होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे ये थिक वॉल है वो थिन वाली है। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक आपको आर्टरीज और वेन्स के बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी, आर्टरीज और वेन्स के बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या मेरी बात क्लियर है बालको? अरे बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? अब कैपिलरीज के बारे में जान लो, कैपिलरीज के बारे में जान लो। कैपिलरीज में बेटा ना तो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती, ना ही ट्यूनिका मीडिया होती, सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर होती है जिसे बोलते हैं बेटा ट्यूनिका इंटेमा। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटेमा होती है, ना ही एक्सटर्ना होती, ना ही मिडल वाली होती। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सिर्फ इंटेमा प्रेजेंट होती किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर। अरे बात समझ में आई? तो कैपिलरीज किसकी बनी होती है बेटा, एंडोथीलियम की। मैंने आप पहले ही बता चुका हूं एंडोथीलियम की क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्यूनिका इंटेमा किसकी बनी हुई है, अरे स्क्वैमस एंडोथीलियम की बनी हुई है, इसलिए कैपिलरीज किसकी बनी होती है, एंडोथीलियम। और अगर आपको लिखना हो तो स्क्वैमस एंडोथीलियम भी लिख सकते हो, स्क्वैमस एंडोथीलियम भी लिख सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया इन्हीं कैपिलरीज में छोटे छोटे बेटा पोर्स भी होते हैं, इन्हीं पोर्स के थ्रू चीजें एक्सचेंज भी हो जाती है, एक्सचेंज भी हो जाती है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो मैंने आपको आर्टरी वेन कैपिलरीज के बारे में सब कुछ समझा दिया, जितना आपको समझना था सब कुछ समझा दिया। इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? लेट्स स्टडी, लेट्स रीड इट, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स, बता चुका हूं आप लोगों को। एज मेंशन अर्लियर द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल्स एंटर द पल्मोनरी आर्टरी, है ना, वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द आउटा, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से आपको पास किया जाता है लंग्स के अंदर, फ्रॉम वेयर
जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापसी कैरी किया जाता है बाय पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये वही डबल सर्कुलेशन बता रहा है बेटा, ये वही बता रहा है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम में आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, है ना, ये सब लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर उन्होंने बता रखा है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आउटा में जाता है ना, फिर आउटा से बहुत सारी क्या निकलती है? आर्टरीज, फिर आर्टरीज और टूटती है आगे आर्ट्रियोल्स में, और फिर ये कन्वर्ट होती है बेटा कैपिलरीज में, ठीक है। फिर उस कैपिलरीज से क्या होगा बेटा? एक्सचेंज होगा टू द टिश्यूज के और कैपिलरीज के बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होगा, है ना। फिर वो एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा? वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कलेक्ट कर लिया जाएगा बाय वेन्यूल्स के थ्रू। वेन्यूल्स के बाद ये किस में जाएगा? वेन्स के अंदर। वेन्स के बाद ये किस में जाएगा? वेना कैवा के अंदर। और वेना कैवा के बाद बेटा इसको राइट एट्रियम में वापसी भेज दिया जाएगा। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं बेटा। देख यहां पे लिखवाया सारा, छुड़वाऊंगा तेरा एक भी टॉपिक नहीं, छुड़वाऊंगा तेरा एक भी टॉपिक नहीं। दिस इज द पाथवे। देख भाई, आउटा में कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, आर्ट्रियोल्स में ऑक्सीजनेटेड। अब कैपिलरीज में आएगा तो क्या होगा बेटा? एक्सचेंज होगा। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन दे देगा टिश्यूज को और टिश्यूज से ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो अब जो ब्लड होगा वेन्यूल्स के अंदर वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। फिर वो किस वेन्स में कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। फिर वेना कैवा में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड, है ना। अरे मेरी बात और वेना कैवा वापसी कहां डाल लेगा? सब कुछ राइट एट्रियम में। बेटा सारी बातें क्लियर कर चुका हूं। दिस इज द नॉर्मल सर्कुलेशन, दिस इज द नॉर्मल पाथवे फॉर अ नॉर्मल सर्कुलेशन। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब कुछ नए तरीके के सर्कुलेशन भी होते हैं, कुछ अलग टाइप के सर्कुलेशन भी देखे जाते हैं बेटा, है ना, है ना। इधर देख, अब मैंने क्या क्या खत्म करा दिया यहाँ पे देखो। मैंने बेटा यहाँ पे ब्लड वेसल भी खत्म करा दिया पूरा, अभी ब्लड वेसल भी खत्म करा दिया। ब्लड वेसल के बाद सीधा आ गया बेटा पोर्टल सर्कुलेशन पे। लेट्स स्टडी पोर्टल सर्कुलेशन। क्या पढ़ा रहा हूं? पोर्टल सर्कुलेशन। अब आप लोगों ने इतना तो जान ही लिया है कि नॉर्मल सर्कुलेशन कैसे होता है ना। हमारे अंदर नॉर्मल सर्कुलेशन इज ब्लड डबल सर्कुलेशन, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा पोर्टल सर्कुलेशन। क्या होता है? पोर्टल सर्कुलेशन होता है। अरे नॉर्मल सर्कुलेशन का पाथवे मालूम है ना? अरे नॉर्मल सर्कुलेशन का पाथवे अपन सबको मालूम हो गया। नॉर्मल सर्कुलेशन का पाथवे क्या होता है भैया? आर्टरी, आउटा, आउटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज में होगा एक्सचेंज टिश्यूज के बीच में, एक्सचेंज होने या ऑर्गन्स के बीच में। उसके बाद एक्सचेंज होने के बाद ये हो जाएगा बेटा कहां चला जाएगा? अरे बता दे, वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स के बाद वेन्स में, वेन्स के बाद वेना कैवा। दिस इज अ नॉर्मल पाथवे फॉर अ सर्कुलेशन। मगर एक नई टाइप की सर्कुलेशन भी देखी जाती है, एक अलग टाइप की। उसमें क्या होता है? थोड़ा पाथवे में चेंज आ जाता है, उसे बोलते हैं बेटा पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। अब इस पोर्टल सर्कुलेशन में आपको दो चीजें पढ़नी है, दो तरीके के पोर्टल सर्कुलेशन है। एक है बेटा हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, और एक है बेटा रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। ये एक अलग तरीके का पाथवे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो दो तरीके के पाथवे अलग देखे जाते हैं, एक है बेटा हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन और एक है बेटा रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। अब हमारे अंदर हिपैटिक पोर्टल चलता है, रीनल वाला नहीं चलता। रीनल वाला फ्रॉग वगैरह में चलता है। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अपने को हिपैटिक, मैं दोनों ही पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी में सिर्फ हिपैटिक दे रखा है, मैं दोनों पढ़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा? दोनों पढ़ाऊंगा। देख हुआ क्या, सब कुछ वही, सब कुछ वही। अब देख हुआ क्या, हुआ ये बेटा कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अरे सुन लो मेरी बात, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको पता है क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको पता है क्या निकलता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। ये आपको मालूम होता है, ये आपको मालूम है कि क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब व्हाट इज पोर्टल? पोर्टल मतलब कनेक्शन, पोर्टल मतलब कनेक्शन, मतलब एक ऐसा सर्कुलेशन। और हिपैटिक मतलब लीवर, मतलब एक ऐसा सर्कुलेशन जो कहीं ना कहीं बेटा, कहीं ना कहीं लीवर से कनेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं क्या कर रहा है बेटा? लीवर से कनेक्ट कर रहा है। अब देखो होता क्या है, देखो होता क्या है। हमारी जो वेन्स होती है वो क्या लेती है बेटा? वो लेती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्या लेती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है। अब मेरी बात समझना भैया, अब मेरी बात समझना। लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला। अरे लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकला? ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा आपके पूरे के पूरे जीआईटी के पास जाएगा। अरे जीआईटी के, अरे सबके पास जाएगा। मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं हिपैटिक पोर्टल का, तो मैं आपको यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं बेटा जीआईटी का, है ना। सिर्फ हिपैटिक मतलब लीवर की नहीं है,
अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या होगा, ये सारा का सारा ऑक्सीडेटिव ब्लड कहां पहुंचा, हमारा जीआईटी के पास। अब जीआईटी में क्या क्या है, देखो भैया, स्टमक भी है, पेंक्रियास भी है, इंटेस्टाइन भी है, स्प्लीन भी है, इन सबको ऑक्सीजन मिल गया। क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। अब क्या होगा, मेरी बात समझना, अब होना क्या चाहिए था कि आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीडेटिव ब्लड आया, कैपिलरीज में टूटी, ठीक है, कैपिलरीज ने एक्सचेंज किया, इन सबको क्या दे दिया, स्टमक को और हमारे इंटेस्टाइन को, सबको क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। और उसके बाद उसने वहां से क्या लेना था, कार्बन डाइऑक्साइड लेके कन्वर्ट हो जाना था डीऑक्सीडेटिव ब्लड में, और उसको वेन्यूल्स में जाना था। कहां जाना था? वेन्यूल्स में जाना था। वेन्यूल्स के बाद वेन्स में जाता, वेन्स के बाद वेना केवा में जाता, वेना केवा के बाद राइट एट्रियम में जाता, तो ये नॉर्मल सर्कुलेशन हो जाता। लेकिन इसने ऐसा पाथ चुना नहीं, इसने ऐसा पाथ चुना नहीं। अब इसने किया क्या, ये समझना बेटा, इसने किया क्या ये समझना। देखो अब हुआ क्या कि आर्टरी आई हमारी किसके पास, एग्जांपल ले लेते बेटा, इंटेस्टाइन के पास। आर्टरीज आई हमारी इंटेस्टाइन के पास, आर्टरील से आर्टरियोल्स में कन्वर्ट हुआ, आर्टरियोल से कैपिलरीज में हुआ। अब इस कैपिलरीज ने इस कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ने, इस कैपिलरीज ने बेटा क्या किया, इंटेस्टाइन को दे दिया क्या, ऑक्सीजन। इंटेस्टाइन को क्या दे दिया, ऑक्सीजन। और इंटेस्टाइन से ले लिया क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में कुछ वेस्टफुल चीजें भी। अच्छा, सिर्फ ऑक्सीजन दिया क्या? नहीं, ऑक्सीजन दिया, न्यूट्रिएंट दिए, जो भी इंटेस्टाइन को चाहिए था वो सब उसने कैपिलरीज से ले लिया, है ना। और उसके बाद इसी कैपिलरीज के अंदर अपना वेस्टफुल प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए था, एक्सचेंज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी बेटा वेन्यूल्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए थी? वेन्यूल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी। और वेन्यूल्स के बाद ये कन्वर्ट हो जाती वेन के अंदर, और वेन के बाद ये कन्वर्ट हो जाती वेना कैवा के अंदर, और वेना कैवा राइट एट्रियम में ब्लड डाल देता। ये नॉर्मल सर्कुलेशन होता, मगर नॉर्मल हुआ नहीं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा हुआ नहीं। क्या देखा जाता है यहां पे एक क्या देखा जाता है बेटा, यहां पे एक कनेक्शन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कनेक्शन। कनेक्शन क्या हुआ, समझो मेरी बात। ये कैपिलरीज को कन्वर्ट होना था वेन्यूल्स के अंदर, ये वेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई। इसने सोचा कि चलो एक बार लीवर के पास होके आती हूं, एक बार क्या करके आती हूं, लीवर के पास होके आती हूं। तो लीवर के पास गई ये थ्रू हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। किसके थ्रू गई ये? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दिस इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब ये लीवर के पास क्यों गई? अब मेरी बात समझना, ये लीवर के पास क्यों गई? अरे जाना चाहिए था इसको सीधा हार्ट के पास, हार्ट के पास नहीं गई। कैपिलरी सीधा किसके पास गई? कन्वर्ट होकर वापसी किस में गई? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में जाने के बाद ये गई लीवर के पास। अब लीवर ने क्या देखा? लीवर ने देखा भाई इसके अंदर क्या कुछ चीजें हैं, यूजफुल चीजें और है जो मैं यूज कर लूं, उसको प्रोसेस करके कुछ भी कन्वर्ट करके अपने पास रख लूं। अगर इसके अंदर अभी भी यूजफुल चीजें प्रेजेंट है तो, अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इसके अंदर कुछ यूजफुल चीजें प्रेजेंट है तो क्या पता मैं इसको रख लूं, या कोई हार्मफुल चीजें हैं तो उसको मैं डिटॉक्सिफाई कर दूं, ताकि अगर सोचो अगर इसमें वेस्टफुल प्रोडक्ट काफी सारे आ गए हैं, अरे कैपिलरीज के अंदर वेस्टफुल प्रोडक्ट काफी सारे आ गए थे जब एक्सचेंज हुआ था, तो अगर ये डायरेक्ट हार्ट के पास ले जाती, अगर ये डायरेक्ट हार्ट के पास ले जाती तो कोई हार्ट डैमेज ना हो जाए भैया। इसलिए इसने सोचा मैं थोड़ा और अपने आप को साफ कर लेती हूं। वो साफ किसने किया? लीवर ने। लीवर ने इसके अंदर टॉक्सिक चीजें दिखी तो डिटॉक्सिफाई कर लिया, या कुछ चीजें और न्यूट्रिशन वाली चीजें दिखी तो उसको प्रोसेस करके स्टोर कर लिया। अब जो बाकी बचा हुआ था, अब जो बाकी बचा हुआ ब्लड था, है ना, उसको उसने थ्रू हिपैटिक वेन के थ्रू इसने इसको भेज दिया बेटा कहां? वेना कैवा के अंदर। अरे वेना कैवा के अंदर, ठीक है, वेना कैवा के थ्रू ये गया कहां? आपका राइट एट्रियम में। और फिर वही सेम चीज, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऐसा चलता रहेगा। दिस इज द हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता, पहले लीवर के पास होता हुआ जाता है। पहले किसके पास जाता है? लीवर के पास होता हुआ जाता है। दिस इज हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आ जाओ बेटा, अगला होता है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, जो कि एनिमल्स यानी ह्यूमंस में नहीं होता। क्या है बेटा? रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। अब रीनल पोर्टल में नाम समझ में आ रहा होगा आपको, रीनल मतलब बेटा किडनी, रीनल मतलब किडनी। अब होता क्या समझो, हमारे जो लोअर लिम्स है, गोनैड्स मतलब आपके सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है ना, तो हमारे जो लोअर लिम्स है और गोनैड्स है वो भी क्या बेटा क्या निकालेंगे? वो भी निकालेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगे। अरे उनके पास भी क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली किस में जाना था? वेन्यूल्स के अंदर।
वेनोस के थ्रू वेन्स के अंदर, वेन्स के बाद वेना केवा के अंदर, और वेना केवा के बाद हार्ट के अंदर, ऐसा जाना चाहिए था। लेकिन सोचो वो जो ब्लड है उसमें कितनी वेस्टफुल चीजें हो सकती है जो हमारे हार्ट को डैमेज कर सकता है। तो भगवान ने बोला आहा डायरेक्टली मत जा भैया, डायरेक्टली मत जा, किडनी के पास होता हुआ जा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारा ब्लड जो होता है हमारे लोअर लिम्ब से और गोनैड से, ये ब्लड डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता, ये पहले जाता है किडनी के पास। कहां जाता है? किडनी के पास, थ्रू रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, थ्रू रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। अब ये रीनल पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू किडनी के पास गया, किडनी ने इस ब्लड को छाना कि कौन कौन सी वेस्टफुल चीजें हैं, यूरिया, यूरिक एसिड प्लांट, जो भी चीजें वो छान सकती थी, नाइट्रोजन वेस्ट, अमोनिया जो भी था वो सब उसने छाना, और उसके बाद उस ब्लड को बोला अब तू हार्ट के पास जा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? थ्रू रीनल वेन, जैसे यहां पे हिपैटिक वेन थी वहां से रीनल वेन निकली होगी। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो ये आपके अलग टाइप के सर्कुलेशन देखे जाते हैं, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन और रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आप लोगों को यहां पे पोर्टल सर्कुलेशन भी खत्म करा दिया। लेट्स स्टार्ट लिम्फ, लेट्स स्टार्ट लिम्फ, वाओ, लेट्स स्टार्ट दी लिम्फ। अब लिम्फ का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जिसे बोलेंगे लिम्फ। लेट्स स्टार्ट बेटा लिम्फ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको दो तरीके के फ्लूइड पढ़ने हैं, दो तरीके के फ्लूइड पढ़ने हैं। एक आपको ब्लड, मैंने आपको ब्लड के बारे में आई थिंक बहुत ही अच्छा ज्ञान दे दिया। अब मैं आपको लिम्फ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लिम्फ खत्म होने के बाद बहुत ही कम टॉपिक रह जाएगा हमारा। एक रहेगा ईसीजी और एक रह जाएगा हमारा आखिरी, जिसे बोलते हैं, अरे बताओ क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं डिसऑर्डर्स। तो दो ही चीजें रह जाएंगी, लिम्फ और डिसऑर्डर्स। अब लिम्फ को बेटा हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं किसको? लिम्फ को। लेट्स स्टार्ट अबाउट दी लिम्फ। अब लिम्फ होता क्या है? अब लिम्फ होता क्या है? लेट्स स्टडी इट इजी, ठीक है ना? देखो भाई, मान लो बेटा ये टिश्यू है, मान लो ये क्या है? कोई टिश्यू है, ठीक है? इस टिश्यू ऑफ कोर्स सी बात है किससे मिलकर बना होगा? टिश्यू बहुत सारे किससे मिलकर बना होगा बेटा? सेल्स से मिलकर बना होगा। टिश्यू बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होगा, ठीक है? इतना आप लोग मानते हो? दीज आर दी टिश्यूज। इसे क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब देखो बेटा, अब हर एक सेल को ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए? हर एक सेल को ब्लड चाहिए। तो मेरी बात देखो इधर, यहां पे देख बेटा, आर्टरी आई, यहां पे क्या आई? आर्टरी आई, ठीक है? दिस इज आर्टरी। अब ये आर्टरी छोटे छोटे में टूटी, छोटे छोटे में टूटी, ठीक है ना? इस छोटे छोटे को क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें बोलते हैं आर्टेरियोल्स। क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल्स, ठीक है ना? और आर्टेरियोल्स के बाद ये बहुत ही पतली पतली लेयर में टूट गई, बहुत ही पतली पतली लेयर में टूट गई, ठीक है ना? बहुत ही पतली पतली लेयर में टूट गई, ठीक है? इन्हें बोलते हैं बेटा, इसे बोल दो बेटा कैपिलरीज। ये हो गई बेटा कैपिलरीज, कैपिलरीज हो गई। अब मेरी बात समझना भाई, अब मेरी बात देखो, ये कैपिलरीज में मैंने आपको बताया था एक सिंगल लेयर की बनी हुई है, एंडोथेलियम की बनी होती है, और इनके अंदर होता है बेटा पोर्स। इनके अंदर क्या होते हैं? पोर्स। अब इस पोर्स के चक्कर में ब्लड का थोड़ा सा फ्लूइड वाला पार्ट, मेरी बात सुन लो ढंग से, ब्लड का थोड़ा सा फ्लूइड वाला पार्ट ये यहां से इन पोर्स के थ्रू निकल जाता है और यहां पे टिश्यूज के अंदर आ जाता है और इन सेल्स के बीच में आके इकट्ठा होने लग जाता है, इन ब्लड के अंदर यहां आने लग जाता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ब्लड का थोड़ा सा फ्लूइड वाला पार्ट कैपिलरी से लीक हो जाता है, उनके पोर्स के थ्रू लीक हो जाता है और ये यहां पे आके इकट्ठा हो जाता है ना? तो ये जो सेल्स के बीच में, ये जो टिश्यूज के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया, इसे बोलते हैं बेटा टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड, है ना? या फिर बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। अरे सेल्स के बीच में है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। अब ये टिश्यू फ्लूइड बेटा और कुछ नहीं, हुबहू बेटा प्लाज्मा की तरह ही होता है। किसकी तरह होता है? प्लाज्मा की तरह ही होता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लाज्मा की तरह ही ये बिल्कुल होता है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट बेटा प्लाज्मा। अगर आप प्लाज्मा के बारे में देखोगे, उसमें ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। सेम चीज बेटा, क्योंकि ब्लड से ही तो लीक हुआ है।
तो जो कंपोनेंट प्लाज्मा में पाए जाते हैं वही कंपोनेंट इसमें भी पाए जाते हैं। याद रखना मेरी बात, इसके अंदर बेटा कुछ अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज भी लिंक हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी इसके अंदर कुछ आ जाते हैं। अरे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? डब्ल्यूबीसीज भी कुछ लीक कर जाते हैं, और उनमें भी बेटा कौन से डब्ल्यूबीसीज, जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, मेनली कौन से, लिम्फोसाइट्स। याद रखना, आरबीसीज लीक नहीं करते, आरबीसीज लीक नहीं करते। अरे क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? आरबीसीज लीक नहीं करते, इसलिए ये टिश्यू फ्लूइड का जो कलर होता है बेटा वो व्हाइट होता है, ना कि रेड। अरे व्हाइट होता है ना कि रेड। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये टिश्यू फ्लूइड से एक्सचेंज होता है, जो भी एक्सचेंज होना होगा इसी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू होगा। ये टिश्यू फ्लूइड से देखो इधर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सारे के सारे किसको मिल जाएंगे, सेल्स को मिल जाएंगे। और सेल्स के बाहर, सेल्स से जो होंगे आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्या होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। और आपका वेस्ट प्रोडक्ट के बाद आपका और क्या हो सकता है, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कार्बन डाइऑक्साइड ये डाल दिया जाएगा टिश्यू फ्लूइड के अंदर। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने क्या बोला आप लोगों को कि आर्टरी आई, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज गए टिश्यूज के पास, टिश्यूज पे बहुत सारे, टिश्यूज किससे मिलकर बना होता है, सेल्स के बीच में बना होता है। कैपिलरीज से हमारा कुछ ब्लड का फ्लूइड वाला पार्ट लीक हो जाता है ना, और वो सेल्स के बीचों बीच आके ऐसे इकट्ठा हो जाता है, उसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। अब ये बिल्कुल प्लाज्मा की तरह है, जो जो प्लाज्मा में होता है वो सब कुछ आपके टिश्यू फ्लूइड में पाया जाता है। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? साथ में बेटा डब्ल्यूबीसीज भी पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी पाए जाते हैं, आरबीसीज नहीं पाए जाते। इसलिए टिश्यू फ्लूइड का जो होता है हमारा जो टिश्यू फ्लूइड का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हूबहू बेटा प्लाज्मा की तरह दिखता है और व्हाइट इंक कलर का होता है, क्योंकि आरबीसीज आर एब्सेंट, आरबीसीज आर एब्सेंट, इसलिए ये व्हाइटिश कलर का दिखता है हमारा टिश्यू फ्लूइड। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? अब जो भी एक्सचेंज होना होगा सेल्स के बीच में और ब्लड के बीच में, वो किसके थ्रू होगा बेटा, इसी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू होगा। इस टिश्यू फ्लूइड का जो ऑक्सीजन होगा या न्यूट्रिएंट्स होंगे वो दे दिए जाएंगे सेल्स को, और सेल्स के अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट को और जो आपका क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया जाएगा टिश्यू फ्लूइड के अंदर। अब मेरी बात समझना, इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर वेस्टफुल चीजें आ चुकी हैं। अब ये टिश्यू फ्लूइड बोलेगा भैया मुझे ले जा, अरे मुझे ले जा वेन्स के पास, मैं वेन्स के पास जाऊंगा, वेना कैवा में जाऊंगा और वहां से हार्ट में चला जाऊंगा, ऐसा ये चाहेगा, बोलेगा, है ना। तो इसके लिए भगवान ने एक सिस्टम दिया है, इसके लिए क्या दिया है, एक सिस्टम दिया है। क्या होता है बेटा, इन टिश्यूज, ये जो टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज बेटा रिलीज करते हैं क्या, लिम्फेटिक वेसल्स। क्या रिलीज करते हैं, क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? लिम्फेटिक वेसल्स। अब ये जो भी टिश्यू फ्लूइड है जिसमें ये सारी खराब चीजें आ चुकी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्टफुल प्रोडक्ट, ये लिम्फेटिक वेसल्स में आएंगे। लिम्फेटिक वेसल्स के बाद, ये लिम्फेटिक वेसल्स के बाद जाएंगे बेटा लिम्फेटिक डक्ट में। कहा जाएंगे, लिम्फेटिक डक्ट में जाएंगे। और उस लिम्फेटिक डक्ट के बाद बेटा, उस लिम्फेटिक डक्ट के बाद ये सारा का सारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वेस्टफुल चीजें हैं, ये सारा का सारा बेटा पोर कर देंगे किसके अंदर, वेन्स के अंदर। और ये वेन आगे पोर कर देगा किसके अंदर बेटा, वेना कैवा के अंदर, और वापसी देखो कहां चला जाएगा, ये हार्ट में चला जाएगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब मेरी बात और समझना। सर अब तक आपने लिम्फ वर्ड यूज नहीं किया, समझो। जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड बेटा लिम्फेटिक वेसल में एंट्री लेता है, जैसे ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल में एंट्री लेता है, इसी को बेटा हम लोग लिम्फ कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, लिम्फ कह देते हैं। तो लिम्फ कुछ नहीं, टिश्यू फ्लूइड ही है। बस टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ कब कहोगे, जब वो लिम्फेटिक वेसल में एंट्री मार जाएगा। क्या कर जाएगा, एंट्री मार जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक चीज और समझना, इस लिम्फेटिक डक्ट या इस लिम्फेटिक पूरे चैनल के अंदर आपको कुछ ऐसे स्फेरिकल कुछ स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, इन्हें बोलते हैं बेटा लिम्फ नोड्स। क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स बोलते हैं। ये जगह जगह पे प्रेजेंट होंगे आपके ऐसे लिम्फेटिक डक्ट या लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। इनका काम क्या होता है कि ये जो भी टिश्यू, ये जो लिम्फ आ रहा है, कहीं इसके अंदर पैथोजन, कहीं बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर ये पैथोजन बैक्टीरिया इसके अंदर है तो ये लिम्फ नोड्स के अंदर बेटा याद रखना, इस लिम्फ नोड्स के अंदर हमारे डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फाइटर सेल्स, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज भी मेनली कौन सी, मेनली बेटे लिम्फोसाइट्स, मेनली कौन से, लिम्फोसाइट्स।
साइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इस लिम्फ के अंदर कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया कुछ मिल जाए तो ये लिम्फेटिक जो आपके लिम्फ नोड्स है, इनके अंदर डब्ल्यूबीसीज है, वो उससे फाइट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फाइट करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? आई थिंक आपको लिम्फ इससे बेहतर तो मैं आपको नहीं समझा सकता था, या आपको कोई भी नहीं समझाएगा। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिम्फ के बारे में बता दिया, है ना। इसके अलावा एनसीईआरटी एक चीज और बोलती है कि जब हमारे इंटेस्टिनल विलाय है, क्या बोला मैंने, इंटेस्टाइन के जो विलाय है ना, वहां से फैट एब्जॉर्ब करने का भी काम किसका है? फैट एब्जॉर्ब करने का भी काम हमारे लिम्फ का होता है। तो लिम्फ ही हमारा जो है वो फैट एब्जॉर्ब करता है। किससे? हमारे इंटेस्टिनल विलाय से। अरे इंटेस्टिनल विलाय से हमारा जो फैट को एब्जॉर्ब करने का काम भी कौन करता है? लिम्फ करता है, थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। उन लिम्फेटिक वेसल्स का नाम होता है बेटा लैक्टियल्स। क्या नाम होता है? लैक्टियल्स होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक आपको सारी बातें यहां पे क्लियर हो गई होंगी। लेट्स रीड अबाउट एक बार हम लोग इसको रीड कर लेते हैं अच्छे से। कहां गया भैया? क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को? लिम्फ के बारे में पढ़ाया ना। एक बार लिम्फ के बारे में है आपको मैं यहां पे सारी बातें रीड करा देता हूं। लिम्फ बेटा बहुत ऊपर था क्योंकि अपन ने छोड़ा था लिम्फ, है ना। तो देखो लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। जैसे ही देखो एज द ब्लड पासिस, जैसे ही ब्लड पास करता है कैपिलरीज से टिश्यूज के अंदर, कुछ वाटर यानी वही प्लाज्मा की बात कर रहा हूं, है ना, अलोंग विद मेनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू द स्पेसिस। अब आपको पता है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ लार्जर प्रोटीन्स होते हैं, कुछ स्मॉलर प्रोटीन्स होते हैं। तो लार्जर प्रोटीन्स तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन स्मॉलर प्रोटीन्स भी चले जाएंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। मूव आउट इनटू द स्पेसिस बिटवीन दी सेल्स, सेल्स के बीच में आ जाएंगे। किसके? टिश्यूज के, है ना, जिसकी वजह से लार्जर प्रोटीन्स नहीं आ पाएगा और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आ पाएंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट। देखो मोस्ट ऑफ द बोला, ओल्ड नहीं बोला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसलिए बोला क्योंकि बेटा डब्ल्यूबीसीज लीक कर जाते हैं, मेनली कौन से? लिम्फोसाइट्स। ये जो फ्लूइड रिलीज हुआ है इसे बोलेंगे बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या मैं बोलूंगा टिश्यू फ्लूइड, है ना। इसका सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा प्लाज्मा का होता है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। अब इस टिश्यू फ्लूइड से एक्सचेंज होगा सेल्स के बीच में, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। याद रखना, ऑलवेज इसी से ही एक्सचेंज होगा, और कोई तरीका ही नहीं है ना। अब देखो एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा? एक इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल बना रखा है जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। वो कलेक्ट करेगी इस फ्लूइड को और अगेन ड्रेन कर देगी किसके अंदर? बड़ी बड़ी वेन्स के अंदर, यानी मेजर वेन्स के अंदर, है ना। तो जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा लिम्फेटिक सिस्टम में, अब जो फ्लूइड आ गया लिम्फेटिक सिस्टम में, वही टिश्यू फ्लूइड की बात कर रहे हो। जैसे ये फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड आपके लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएगा, इसको बेटा मैं लिम्फ कह दूंगा। लिम्फ बेटा कलरलेस फ्लूइड होता है जिसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स यानी फाइटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा लिम्फ के अंदर हमारा एक तरीके का इंपॉर्टेंट कैरियर है बेटा, न्यूट्रिएंट्स के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, एक्सेट्रा, ठीक है। याद रखना, फैट्स जो होता है वो भी एब्जॉर्ब होता है थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाय। ये सारी बातें मैं आपको खत्म करा चुका हूं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लिम्फ के बारे में भी मैंने आपको सारी बातें क्लियर करा दी बेटा। अरे लिम्फ के बारे में मैंने आपको सारी बातें क्लियर करा दी। आई थिंक आप लोगों को बेस्ट फील आ रहा होगा जिस तरीके से मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। लेट्स रीड सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा आज का, दैट इज ईसीजी। लेट्स स्टार्ट दी ईसीजी। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी हॉस्पिटल गए होंगे, है ना, तो एक मशीन में ऐसा आ रहा होता है, पी पी, है ना, पी, ऐसे मॉनिटर से लगा होता है हॉस्पिटल के अंदर। फिर जब वो इंसान मर जाता है तो पी, मतलब क्या हुआ? वो पी पी पी, वो जो है ना उसके वजह से क्या हो जाती है? पी, वो क्या है? वो आपके हार्ट के बारे में बता रहा है, दिल के बारे में बता रहा है बेटा, है ना। जब तक वो पिप 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 कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे पी हो गया, समझ लो कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब आपका हाथ धड़कना बंद हो गया। और आपका हाथ धड़कना बंद हो गया मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब जय माता दी, मतलब क्या हो गया? जय माता दी, है ना। ईसीजी बेटा क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस इंस्ट्रूमेंट से इस
मशीन इसको रिकॉर्ड किया जाता है उसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आपको पर्ची मिलती है ना ऐसे ऐसे करके, जिस पे ऐसे से होता है, उसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन होती है जिससे वो निकला होता है उसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? याद रखना, वो जो पर्चे वाला जो ग्राफ है वो ये नहीं है, वो ग्राम है, और मशीन का नाम ग्राफ है। ये बात याद रखना बेटा। अरे बात समझ में आई? यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। A patient hooked up to a monitoring machine that shows voltage traces on a screen and makes the sound pip 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 पी मतलब as the patient goes into a cardiac arrest, है ना। इस मशीन को देखो बेटा क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, है ना। और इससे हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मिलता है। अब व्हाट इज ईसीजी? होता क्या है, क्यों कर रहे हैं? आपको पता है हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की एक्टिविटी को चेक किया जाता है। हर एक कार्डियक साइकिल चल रही है, उस कार्डियक साइकिल में आपको पता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आए होंगे, अरे सिग्नल्स आए होंगे, तभी तो हमारा दिल धड़का है। वो सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं, कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्ट कर पा भी रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कहीं एस नोड तो खराब नहीं, कहीं एवी नोड तो खराब नहीं, कहीं बंडल ऑफ विश में तो ब्लॉकेज नहीं, कहीं परकिंजे फाइबर में तो ब्लॉकेज नहीं, कहीं क्या गड़बड़ है क्या गड़बड़ नहीं है, ये सब हम लोग ईसीजी से पता लगाते हैं। तो ईसीजी एक तरीके का बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं थ्रू ईसीजी। अब देखो, टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, अगर आपको एक स्टैंडर्ड ईसीजी चाहिए, जो कि आपको फिगर में दिखाऊंगा अभी मैं आपको, स्टैंडर्ड मतलब जिसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपको पेशेंट को मशीन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रिकल लीड लगानी पड़ेगी। 3 इलेक्ट्रिकल लीड को कहां कहां लगानी पड़ेगी? एक तो आपको दोनों लगानी पड़ेगी रिस्ट के ऊपर, 2 रिस्ट के ऊपर लगा दो, और एक लगा दो बेटा लेफ्ट एंकल पे। तो देखो, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 to ईच रिस्ट, है ना। दोनों एक एक दोनों रिस्ट पे लगा दिया, और बेटा एक लगा दिया आपके लेफ्ट एंकल पे, है ना। अब वो क्या होगा? आपकी नॉर्मल जो आपको ईसीजी, अगर स्टैंडर्ड ईसीजी चाहिए वो आपको मिलता रहेगा, दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। अगर आपको डिटेल चाहिए, बिल्कुल ही घुसना है, मतलब कहां गड़बड़ है एग्जैक्ट बताओ, तो आपको और मल्टीपल लीड्स लगानी पड़ेगी, जिसे बेटा हम लोग कहते हैं चेस्ट लीड्स। क्या बोलते हैं? चेस्ट लीड। 6 लीड होती है, 1 2 3 4 5 6 लीड्स होती है। वो आपकी एक अलग अलग पोजीशन डिसाइडेड है, वो पोजीशंस पे हम लोग उसको रखते हैं। कैसे रखते हैं, कहां रखते हैं, अपने मेडिकल कॉलेज में जानना, ठीक है ना। तो उन्हें बोलते हैं बेटा चेस्ट लीड्स, जो कि हमारे चेस्ट रीजन पे लगाई जाती है, जिससे हम हार्ट के फंक्शंस को और अच्छे से देखते हैं। फॉर अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड ईसीजी। यहां पे हम लोग बेटा सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक नॉर्मल ईसीजी की बात करूं तो एक नॉर्मल ईसीजी आपको कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूं। आपको उसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, कुछ ना पीक्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा? पीक, है ना। जैसे इधर देखो, ये होगी बेटा एक पी वेव, है ना। कुछ वेव देखने को मिलती है, एक होगी पी वेव, है ना। एक होता है बेटा ऐसे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये क्यू आर एस अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं बेटा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, है ना। और ये आता है बेटा हमारा देख टी वेव, है ना। एक और वेव मिलती है, इसे बोलते हैं टी वेव। तो पहली वेव है पी वेव, फिर मिलता है आपको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और फिर आपको मिलता है आपका लास्ट टी वेव, है ना। और उसके बाद अगेन दोबारा शुरू हो जाती है पी वेव से। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, मतलब अगर मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक हमारा जो है वो एक बार दिल धड़का होगा, 1 हार्ट बीट, है ना। या मैं बोलूं एक कार्डियक साइकिल हमारे को ऐसा ईसीजी दिखाता है, जो कि कितनी वैल्यू होगी बेटा? 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में आपको इतनी ईसीजी देखने को मिलती है। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? अब ये जो वेव है, इनका अलग अलग चीजें दिखाती हैं। पी वेव जो दिखाती है वो दिखाती है बेटा एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या दिखाती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। व्हाट इज एट्रियल डीपोलराइजेशन? मतलब समझाऊंगा अभी आपको। क्यूआरएस जो होता है वो आपको दिखाता है बेटा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन।
क्या दिखाता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव जो है वो आपको दिखाता है बेटा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब सर इसके मतलब क्या है ये बता दो। अब पी वेव क्या दिखा रहा है, क्यू आर एस क्या दिखा रहा है और टी वेव क्या दिखा रहा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सर व्हाट इज डीपोलराइजेशन? डीपोलराइजेशन मतलब एक्साइट होना। डीपोलराइजेशन मतलब एक्साइट होना, मतलब सिग्नल आना। अरे हमारा हार्ट किसका बना है भाई? मसल का। अरे हमारा हार्ट किसका बना है? मसल का। मसल में, अरे हार्ट में क्या होनी है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अरे मसल में क्या होनी है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? उस मसल को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए भैया कुछ तो एक्साइटेशन चाहिए। और वो जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन है वो जब उसको मिलती है, वो है ना इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन का आना, या इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को बोलते हैं बेटा डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। समझो मेरी बात, जैसे ही डीपोलराइजेशन आएगी, सिग्नल आएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा, है ना, ये एक्साइट होना शुरू होगा। ये एक्साइट होना शुरू होगा। कौन? कोई भी चैम्बर हो वो एक्साइट होना शुरू होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पे एट्रियल डीपोलराइजेशन। अरे पी वेव क्या शो करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। मतलब सिग्नल आया एट्रियम के पास। अब एट्रियम के पास सिग्नल आया तो वो थोड़ी देर बाद एट्रियल, अब सिग्नल आते तुरंत तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब ये है एट्रियम के पास सिग्नल आया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो सिग्नल आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, में जमीन आसमान का फर्क है, टाइम लगता है। अभी जैसे एग्जांपल इधर देखो, इधर देखो, जैसे मान लो, इधर देखो, मान लो कि यहां पे शुरू हुआ होगा, कहीं यहां पे शुरू हुआ होगा ये एट्रियल डीपोलराइजेशन। मतलब यहां पे कहीं सिग्नल आया होगा एट्रियम को कि भैया क्या कर, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर, मैं तेरे को सिग्नल दे रहा हूं, एक्साइट हो। तो हमारा एट्रियम कहीं यहां जाके पूरे तरीके से एक्साइट होगा। अरे इतना टाइम लेगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं ऐसे ये नहीं बोल सकता कि एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब एट्रियल सिस्टोल। ये बात याद रखना, एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब एट्रियल सिस्टोल नहीं होता। एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद सिग्नल आएगा, सिग्नल के बाद एट्रियल सिस्टोल होगा। क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल होगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब एट्रियल डायस्टोल इनिशिएट करता है किसको? एट्रियल सिस्टोल को। तो पी वेव क्या दिखाता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। मतलब यहां पे सिग्नलिंग शुरू हो चुकी है, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट होगा अब। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम चीज देखो, क्यूआरएस क्या दिखाता है? क्यूआरएस क्या दिखाता है? यहां पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दिखा रहा है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है कि यहां पे वेंट्रिकल्स को सिग्नल आया है। अरे वेंट्रिकल्स को सिग्नल आया कि कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वेंट्रिकल्स को यहां पे सिग्नल आया कॉन्ट्रैक्ट हो, क्यू पे मान लो अगर, तो वेंट्रिकल्स कहीं यहां कहीं या यहां कहीं जाके, अरे यहां कहीं या यहां कहीं जाके शुरू होंगे कॉन्ट्रैक्ट होना। और कॉन्ट्रैक्ट कहां तक होंगे? सिर्फ क्यूआरएस तक नहीं बेटा, यहां टी वेव के एंड तक, यहां तक वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहते हैं। यहां पे आके वो फुल तरीके से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। तो वेंट्रिकल सिस्टोल ये नहीं है, क्यूआरएस मतलब ये नहीं है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गए। यहां पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हुए, थोड़ा टाइम लगा, इनिशिएट हुआ, थोड़ा टाइम लगा। टाइम कहां तक लगा? जब तक टी वेव पे खत्म नहीं होगी बात। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना? तो टी वेव पे आके हमारा वेंट्रिकल्स का सिस्टोल खत्म होता है। टी वेव के एंड पे आके हमारा वेंट्रिकल्स का सिस्टोल खत्म होता है। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? लेट्स रीड इट। ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर फ्रॉम पी टू टी, है ना, जो कि एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाता है। इधर देखो भैया, अरे अब देखो, पी वेव क्या दिखा रहा है आपको? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, है ना। अब देखो डीपोलराइजेशन दिखा रहा है, जिसकी वजह से देखो क्या लिखा है, विच लीड्स टू मतलब जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों एट्रिया के अंदर। अरे मेरी बात, विच लीड्स टू दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स मतलब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देगा। अब देखो क्या लिखा है, विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इसका मतलब ये है वो इनिशिएट करेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी शॉर्टली आफ्टर एन क्यू, आफ्टर क्यू, ठीक है ना। देखो इसने साफ लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्शन
यहां पे सिग्नल तो आ गया क्यू पे, लेकिन क्यू के बाद कहीं जाके ये कॉन्ट्रेक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होगा और मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, और अब ये वेंट्रिकल में सिस्टोल का स्टार्टिंग होना शुरू होगा। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? अब देखो टी वेव क्या होगा, टी वेव दिखाता है रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। मैंने आपको पहले बोला टी वेव क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीप रिपोलराइजेशन, मतलब यहां पे वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, धीरे धीरे रिपोलराइज, मतलब एक्साइटेड स्टेट से अपनी नॉर्मल स्टेट पे आएंगे, है ना। तो देखो एंड ऑफ द टी वेव, ये जो एंड है टी वेव का वो मार्क करता है एंड ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल मतलब क्या, जी हां, जो वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू हुआ था क्यू से, वेंट्रिकल सिस्टोल क्यू के बाद जो शुरू हुआ था बेटा, है ना, वो जाके टी के एंड पे जाके खत्म होगा। तो याद रखना टी वेव दिखाता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है, लेकिन अगर मैं लाइन इंग्लिश में लिखूं कि एंड ऑफ टी वेव पे बेटा एंड ऑफ सिस्टोल होगा, एंड ऑफ टी वेव पे एंड ऑफ सिस्टोल होगा। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? एंड ऑफ सिस्टोल का मतलब यही होता है कि रिपोलराइज स्टेट दिखेगी, रिपोलराइज स्टेट दिखेगी। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। अब देखो ईसीजी से हम लोग बेटा क्या काउंट कर सकते हैं, ईसीजी से हम लोग हार्ट बीट या हार्ट रेट को भी काउंट कर सकते हैं, है ना। कैसे काउंट करेंगे, कुछ नहीं है, देखो आपको पता है हार्ट रेट को काउंट करने का बहुत नॉर्मल तरीका है कि हम लोग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गिन ले। क्या गिन ले बेटा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गिन ले। जैसे हम लोग क्यूआरएस, एक मिनट के अंदर कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मान लो मैं हूं, मुझे ईसीजी कराया, अब मेरे को ईसीजी से क्या किया, एक मिनट तक लगाए रखा, तो एक मिनट के अंदर जितने भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आए होंगे मैं सबको गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट के अंदर बता रहा हूं। अब वो एक मिनट के अंदर जितने भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होंगे वही मेरी हार्ट बीट कहलाएगी, वही मेरी क्या कहलाएगी, हार्ट बीट कहलाएगी। अरे मेरी बात समझ में नहीं? देखो ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है ना। सिंस द ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली द सेम शेप फॉर अ गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो किसी का भी ईसीजी करो, हार्ट तो सबका सेम है, नॉर्मल स्टैंडर्ड ईसीजी सबका सेम आएगा, लेकिन अगर इस ईसीजी में कई डेविएशन आता है, जैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उल्टा हो जाए, टी वेव उल्टी हो जाए, पी वेव लंबी हो जाए, है ना। कभी कभार तो ऐसा भी होता है, देखो कभी कभार तो ऐसा भी दिखता है, पी वेव ऐसे दिखती है, ऐसे दो वेव दिख रही है पी वेव में, है ना। अब इधर देखो कभी कभार ऐसे, ये देखो ऐसे हुआ पी वेव, क्यू आर एस टी यहां से आता है, आपको दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एस को आना चाहिए था नीचे तक, एस को आना चाहिए था कहां तक, नीचे तक, लेकिन एस तक नीचे तक नहीं आया, यहीं से ऊपर उठ गया। तो दिस इज एस टी एलिवेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एस टी एलिवेशन। ये आपको कहां देखने को मिलता है बेटा, हार्ट अटैक में, हार्ट अटैक में। अरे हार्ट अटैक में एस टी एलिवेशन देखने को मिलता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एस टी एलिवेशन इज सीन इन हार्ट अटैक पेशेंट्स। अरे मेरी बात क्लियर है? ये डायग्राम बेटा, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पढ़ लेना इसको। डबल सर्कुलेशन दिखा रखा है, सर्कुलेशन दिखा रखा है, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक बेटा, वाओ, अरे वाह बेटे, लास्ट टॉपिक पे आ गए भाई, जरा उस पर टिक तो मार ले, टिक तो मार ले। लिम्फ भी करा दिया, ईसीजी भी करा दिया, अब वापस नहीं आएंगे, डिसऑर्डर्स पे भी टिक कर देता हूं डिसऑर्डर्स पे भी टिक कर देता हूं, डिसऑर्डर्स आखिरी टॉपिक रहेगा हमारा आज का, लास्ट होगा आज का, जोनी जोनी ये। चलो बेटा अब आ जाओ बेटा डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहली जो डिसऑर्डर है बेटा हाई बीपी। भाई दुनिया में सबको है, हाई बीपी इज हाइपरटेंशन, हाई बीपी इज हाइपरटेंशन। होता क्या है बेटा हाइपरटेंशन, समझाता हूं। व्हाट इज बीपी, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, भाई ब्लड का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर। अब होता क्या है देखो, समझा देता हूं। इधर देखो भैया, ये हमारी आर्टरी है, ये क्या है, हमारी आर्टरी है। अब आर्टरी में आपको पता है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा होता है, सब पता ही है आपको। ये हो गया आपका बेटा ल्यूमन, ये क्या हो गया, ल्यूमन। इसी ल्यूमन के अंदर हमारा, इसी ल्यूमन के अंदर हमारा क्या होगा बेटा, ब्लड फ्लो कर रहा होगा। अब ये जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा, आपको पता है आर्टरीज के अंदर ल्यूमन छोटा होता है, आर्टरीज के अंदर ल्यूमन क्या होता है बेटा, छोटा होता है। तो होगा क्या, ये जो ब्लड जो होगा बहुत तेजी से बहता है इसके अंदर। वो तेजी से बहने के चक्कर में यहां पे देख, यहां पे देख, यहां पे देख, यहां पे ये क्या कर रहा होगा, इस वॉल पे टकरा रहा होगा बहुत तेज तेज, इस वॉल पे टकरा रहा होगा। इस वॉल पे टकराने की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा होगा
जो प्रेशर लग रहा होगा, इस वॉल पे जो प्रेशर लग रहा होगा बेटा, उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। वो होता है हमारा ब्लड का प्रेशर। जितना ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाओगे उतनी ही तेज ये ब्लड जो होगा हमारी वॉल पे टकराएगा, है ना, उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा, उतना ही बीपी बढ़ेगा। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, और बीपी बढ़ने को बोलते हैं बेटा हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है बेटा? 120/80 mmHg। कितना रहता है? 120/80 mmHg। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हम लोग बीपी कैसे नापते हैं? बीपी नापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं बेटा स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नो, ये वाई आता है, ठीक है ना, स्फेग्नोमैनोमीटर, इससे हम लोग इसको बेटा नापते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इससे हम लोग नापते हैं। अब इसमें दो रीडिंग आती है, एक ऊपर की बेटा और एक नीचे की, है ना। ऊपर वाले को बोलते हैं बेटा सिस्टोलिक। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे ये रीडिंग आती है 120, और जब हमारा हार्ट डायस्टोल करता है यानी रेस्ट करता है उस टाइम पे आती है बेटा हमारी 80। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा ना, डॉक्टर के पास जाते हो आप लोग, है ना, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे वो ऐसे कफ बांधते हैं, है ना, वो कफ बांधते हैं, है ना, और यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाते हैं, फिर वो कुछ ऐसे फुस 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 करते हैं, फिर कुछ नीचे नीचे करते हैं, है ना। मैं भी डॉक्टर हूं, मुझे पता है क्या करते हैं, ठीक है। तो वो करते हैं, फिर हमें लोगों को बीपी पता लग जाता है कि क्या बीपी है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला होता है पता सिस्टोलिक, जहां पे कॉन्ट्रेक्शन होती है, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। 120/80 mmHg। डिवाइड मत कर देना इसको कि डिवाइड कर दो सर, डिवाइड करके 1 पॉइंट कुछ आ रहा है ये मत कर देना भाई, इतने गधे मत दिखाना अपने आप को। अरे ठीक है ना, चलो अब देखो मेरी बात, ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है हमारा। ये क्या होता है? नॉर्मल स्टैंडर्ड। एक सवाल ये भी आता है कि बीपी को किस आर्टरी पे नापते हैं? बीपी को किस आर्टरी पे नापते हैं? तो याद रखना बेटा ब्रैकियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? ब्रैकियल आर्टरी से हम लोग इसको नापते हैं। अरे मेरी बात क्लियर है? चलो अब देखो, इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg, है ना, mmHg मतलब मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर, ठीक है, वो सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर होता है, ठीक है ना। और 80 mmHg बेटा डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर होता है। अब देखो, बार बार बीपी नापे 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 और बार बार 140/90 से ऊपर आ रहा हो, है ना, 140/90 एक रेंज बता रखी है। अगर इससे ऊपर आए तो बेटा यहां से समझ जाते हैं हम लोग कि अब आपको हाइपरटेंशन हो चुका है, हाइपरटेंशन की दवाइयां लेना शुरू कर दीजिए। क्या मेरी बात क्लियर है ना। अब हाई बीपी क्या करता है? अब हाई बीपी क्या करता है, आपके जो काफी वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे आपको हाई बीपी क्या करेगा बेटा, आपके हार्ट डिजीज भी कर सकता है। क्या कर सकता है? हार्ट डिजीज भी कर सकता है। इसके अलावा आपके वाइटल ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, जैसे कि आपके ब्रेन को, जैसे कि आपके ब्रेन को, किडनी को, है ना, इन सबको भी ये क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हाई बीपी। एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, आपको इतना ही जानना है, ठीक है। इससे ऊपर मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको ये भी नहीं जानना चाह रहा कि कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इतना आपको पढ़ना ही नहीं है। जितना पढ़ाना था, जितना आपके पेपर में आएगा उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट एक चीज होती है CAD। CAD का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है ना। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को बेटा हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। अब होता क्या है समझो, मान लो बेटा ये कोरोनरी आर्टरी है, मान लो ये क्या है? एक कोरोनरी आर्टरी है। अब इस कोरोनरी आर्टरी में ये देखो, ये अंदर वाली मीडिया, इंटेमा, ये सब आपको पता है ना। ये हो गया आपका बेटा देख ल्यूमन, ये क्या हो गया? ल्यूमन। अब होता क्या है, इसके ये जो मीडिया वाले अंदर है ना, मीडिया वाला पार्ट, इसके अंदर आपका जैसे कि कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू होता है। कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, दिख रहा है आप लोगों को? कैल्शियम, फैट, है ना, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, ये सब इसके अंदर अगर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये इकट्ठे होंगे इसके अंदर, तो ये ल्यूमेन धीरे धीरे छोटा होता चलेगा। धीरे 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 क्या होने लगेगा? छोटा होने लगेगा। छोटा होने लगेगा तो ऑफ कोर्स सी बात है, यहां से ब्लड सप्लाई ढंग से हो नहीं पाएगा। ब्लड सप्लाई हो नहीं पाएगा तो ढंग से टिश्यूज को ब्लड पहुंच नहीं पाएगा। यही होती है बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? इधर देखो भैया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ना, तो ये आर्टरी जो मैंने आपको बनाई है ना, ये कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है ना, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ये अफेक्ट करेगी वेसल्स को, है ना, जो सप्लाई करती है ब्लड को, हार्ट को, हार्ट मसल को सप्लाई कर रही है। अब मेरी बात समझना, अब हार्ट को ये आर्टरी सप्लाई कर रही थी,
अब इसका ल्यूमेन छोटा होता जाएगा, तो क्या हार्ट को ढंग से ब्लड सप्लाई मिलेगा? अरे क्या हार्ट को ढंग से ब्लड सप्लाई मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। अब हार्ट को जब ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं मिलता ना, तो आपके चेस्ट रीजन में बहुत तेज दर्द होता है। आपके चेस्ट रीजन में बहुत तेज दर्द होता है। वो दर्द किसका होता है? वो यही दिखा रहा होता है आपको कि आपके हार्ट को ढंग से ब्लड नहीं मिल पा रहा, आपके चेस्ट में हैवीनेस फील होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है आपके, ठीक है ना। इतना दर्द होता है, उसे बोलते हैं बेटा एंजाइना पेक्टोरिस। एक कंडीशन आ जाती है एंजाइना पेक्टोरिस। ऑफ कोर्स सी बात है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे जो आर्टरी के अंदर कैल्शियम, फैटी टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो डिपॉजिट हो रहा है, उसकी वजह से ल्यूमन पतला होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अब ल्यूमन छोटा होता जा रहा है तो यहां से ब्लड ढंग से सप्लाई हो नहीं पा रहा। एक टाइम ऐसा भी आता है कि इतना ज्यादा ये चीजें स्टोर हो जाती है कि ये पूरा का पूरा बेटा ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे करके पूरा का पूरा ब्लॉक ही कर जाता है। अरे मेरी बात समझ नहीं है, जिसे बोलते हैं ना ब्लॉकेज हो गई है जी, यही ब्लॉकेज है वो, है ना। अब समझो मेरी बात, जब ब्लड ढंग से नहीं पहुंच पाएगा हार्ट के पास, क्यों? क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है ना, तो क्या होता है बेटा, चेस्ट में बहुत तेज पेन होता है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? एंजाइना मतलब होता है देख बेटा पेन, एकदम खतरनाक पेन होता है, पेन। पेक्टोरिस, पेक्टोरिस मतलब चेस्ट। चेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि चेस्ट के पास हमारे यहां पे मसल होती है पेक्टोरेलिस मेजर, और अंदर की तरफ होती है पेक्टोरेलिस माइनर। तो पेक्टोरेलिस, जो पेक्टोरिस वर्ड है, वो इसी पेक्टोरेलिस मसल से आया है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो, है ना, एकदम से शार्प शूटिंग पेन होता है, बेइंतहा दर्द, ठीक है ना, है ना। अब देखो एंजाइना, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, मैंने आपको बता दिया। इसमें एकदम एक्यूट चेस्ट पेन होगा। क्यों? क्योंकि इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही आपके हार्ट मसल के पास। क्यों? क्योंकि आपकी आर्टरी ब्लॉक होती जा रही है धीरे धीरे, है ना। एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट ये आपको एडल्ट या मिडिल एज में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, मोर कॉमनली अमंग मिडिल एज एंड एल्डरली, है ना। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट दी ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो ढंग से नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको छाती में दर्द हो रहा है, आपके हार्ट और ऑक्सीजन मांग रहे हैं। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? अब मेरी बात समझना। अब आपको दो और वर्ड आएंगे, है ना। एक आएगा बेटा आपका हार्ट फेलियर। क्या आता है? हार्ट फेलियर। तीन वर्ड बता रहा हूं मैं आप लोगों को यहां पे। एक होता है हार्ट फेलियर, एक होता है बेटा कार्डियक अरेस्ट, एक होता है कार्डियक अरेस्ट, और तीसरा होता है बेटा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, या मैं बोलूं हार्ट अटैक को हम लोग मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहते हैं, इन्फाक्शन, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें आपको नई चीज सुनने में आएंगी। अब सुनना क्या है? व्हाट इज हार्ट फेलियर, व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट मतलब नाम से समझो, हमारा हार्ट अरेस्ट हो गया, बीट ही नहीं कर रहा। अरे बीट ही नहीं कर रहा, दिस इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल स्टॉप हो गया बीट होना, दिस इज कार्डियक अरेस्ट। व्हाट इज हार्ट फेलियर, ये समझो। हार्ट फेलियर क्या होता है ये समझो। फेलियर मतलब क्या होता है? फेल हो जाना। फेल मतलब आपने जितना एक्सपेक्ट किया था आपके मार्क्स आएंगे पेपर में, उससे कम आ गए। अरे पास होने के लिए कितने 100 में से 33 चाहिए, आपके 30 आ गए, आपके 25 आ गए, आपके 15 आ गए, आपके 31 भी अगर आ गए, 33 नहीं आए, 31 भी आ गए, तो भी आप फेल है। मतलब जितनी डिमांड थी उससे कम नंबर आ गए ना। सेम चीज हमारा हार्ट कहता है कि 1 मिनट में हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स कहते हैं हार्ट को कि 1 मिनट में भाई 5 लीटर ब्लड को सप्लाई कर, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को सप्लाई कर। लेकिन जब हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर का ब्लड सप्लाई ना कर पाए, उससे कम करे, तब बोलते हैं हार्ट फेलियर। मतलब हार्ट फेलियर वो कंडीशन है जिसमें हमारा हार्ट बॉडी की नीड्स को पूरी नहीं कर पा रहा, वहां पे अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा, अपने काम में फेल हो रहा, बट स्टिल काम कर रहा है। स्टिल क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? तो हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। उतना इनफली ब्लड नहीं भेज पा रहा, है ना। इसलिए इसको इधर देखो, इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। अब देखो, जब हमारा हार्ट ढंग से नीचे ब्लड पंप नहीं कर पाता ना अपना, तो क्या होता है यहां से कि हमारा जो ब्लड होता है ना,
वो बैक फ्लो मारता है। क्या मारता है? बैक फ्लो। अब जैसे ही बैक फ्लो मारता है तो बैक फ्लो की वजह से कुछ ब्लड अमाउंट जो होता है वो लीक कर जाता है हमारे चेस्ट कैविटी यानी लंग्स के आसपास। अब वो लंग्स के आसपास क्या होता है बेटा? वो ब्लड का इकट्ठा होना या फिर वो फ्लूइड का इकट्ठा होना, वो हमें एकदम कंजेशन वाली फीलिंग देता है। किसकी फीलिंग देता है? कंजेशन वाली। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। या इसका एक और तरीका मैं आपको बताऊं कि कंजेस्टिव क्यों वर्ड आ रहा है, इधर समझना। कंजेशन फील हो रही है छाती में। क्या फील हो रही है? कंजेशन फील हो रही है लंग्स के अंदर, भारीपन आ रहा है ना। इसका एक और तरीका आपको समझाता हूं कैसे। देखो भाई, आपको पता है हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया है ना। ट्रैकिया का पास सीलिया होते हैं, सीलिया। ट्रैकिया के पास क्या होते हैं? सीलिया। सीलिया का काम होता है ऐसे मूव करके म्यूकस को क्या कर देना? बाहर निकाल देना, बाहर फेंक देना। ये काम होता है हमारे ट्रैकिया का, ट्रैकिया के अंदर सीलिया का। ठीक है। अब हुआ क्या अब हुआ क्या? हमारा हार्ट ढंग से ब्लड सप्लाई कर ही नहीं पा रहा। अब सीलिया को ढंग से ब्लड मिल ही नहीं रहा। अब सीलिया को अगर ढंग से ब्लड नहीं मिल रहा भाई, तो वो फंक्शन कैसे करेगा? वो फंक्शन नहीं कर पाएगा तो वो म्यूकस क्या करेगा? यही छाती में भर जाएगा आके, और छाती में से भर जाएगा तो क्या लगेगा? कंजेशन फील होगा। तो आप किसी भी तरीके से मानो कंजेशन फील होना है। अब हार्ट फेलियर जो है वो कार्डियक अरेस्ट नहीं है। कार्डियक अरेस्ट में तो क्या है बेटा? बिल्कुल ही हार्ट बिल्कुल ही बंद, काम करना ही बंद। हार्ट फेलियर में कर रहा है लेकिन उतना नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए। अरे मेरी बात अपने आएगी नहीं आई? अब हार्ट अटैक क्या होता है समझो। अब हार्ट अटैक क्या होता है समझो। अब मान लो हार्ट को ही ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा। हार्ट को ही ढंग से क्या नहीं मिल रहा? ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा। तो पहले तो हार्ट आपको सिम्टम देगा। कौन सा? चेस्ट पेन इन चेस्ट, एकदम से कि बहुत तेज छाती में दर्द कराएगा, एंजाइना पेक्टोरिस। लेकिन लगातार 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 जो वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, मतलब हार्ट के मसल को ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अरे मेरी बात समझ नहीं, तो वहां के हार्ट का मसल डैमेज हो जाएगा, वहां के हार्ट का मसल की डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे हार्ट के मसल का ही डेथ हो जाना, पूरे मसल का नहीं, हार्ट के किसी में कोई मसल के पार्ट का, हार्ट का कोई पार्ट का, है ना। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा अगर हार्ट है ना, ये पूरा का पूरा अगर हार्ट है, तो अगर इसके इस वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा ढंग से, ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रहा, तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे मरने लगेगा। अगर ये मरने लगेगा, ये मर जाएगा, उसे बोलेंगे बेटा मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक। क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक। अब देखो, तो हार्ट फेलियर आपको मैंने बता दिया, कार्डियक अरेस्ट मैंने आपको बता दिया, और हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में जान लो। व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा हार्ट अटैक। एकदम से हार्ट को अटैक आया है ना, इसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायो मतलब मसल, कार्डियक मतलब हार्ट के बारे में, इंफार्क्शन मतलब डेथ। तो हार्ट के मसल की कहीं ना कहीं डेथ हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय बच्चों।